ओके सो एक्टिविटी 11.1, ठीक है। अभी तक जो हमने एक्टिविटीज की हैं 11.8, 11.9, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना है। सो 11.10 में भी हम उसी के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया है 11.8 एंड 11.9, तो आप एक बार ये अपने बुक से देख भी सकते हो उसको, ठीक है। टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, तब देख लेना, ठीक है। सिंपली उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। चलिए, टेक अ टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की, प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, डिड इट मूव। हमने क्या करना है, एक टॉय कार लेनी है, की को वाइंड कर देना है, यानी कि हमने उसकी चाबी को घुमा देना है, ठीक है। कार को हमने ग्राउंड पे प्लेस करना है। अब क्या वो मूव करेगी? सो यस, वो मूव करेगी, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, इसको जो एनर्जी है वो कहां से मिली? वाइंडिंग ऑफ द की से, ठीक है। Then does the energy acquired depends on the number of winding? कितनी एनर्जी से वो आगे की तरफ जाएगी, क्या ये नंबर ऑफ जो वाइंडिंग्स है उस पर डिपेंड करता है? यस, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है। हाउ कैन यू टेस्ट दिस? कैसे इस चीज को टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए फिलहाल नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट. Lift an object through a certain height. The object can now do work. It begins to fall when released. This implies that it has acquired some energy. If raised to a greater height, it can do more work and hence possesses more energy. From where did it get the energy? Think and discuss. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर देते हैं और एक सर्टेन हाइट उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें भी एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जब भी ये चीज नीचे गिरेगी तो ये अपना इम्पैक्ट शो करेगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सैंड हीप हो और अगर एक ब्रिक हो, तो ब्रिक अगर सैंड हीप के ऊपर पड़ी है तो इतना ज्यादा इंप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उस ब्रिक को आपकी आपकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर उसके टॉप से, ठीक है, अगर उसके रूफ से उसको नीचे गिरा जाए सैंड हीप के ऊपर, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट सैंड हीप पे आएगा। ओके, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन सैंड हीप पे आएगा। ओके, सो नॉट इम्प्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो सैंड हीप पे आएगा। तो ये जो एनर्जी है ये उसको कहाँ से मिली? उस ब्रिक को हाइट से, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। फिर जब जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आएगा तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आएगा। जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा उसकी उसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा, ठीक है। उसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। सो हाइट जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, देखो एक्सेलरेशन तो उतने की उतनी ही रहेगी, मास भी उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन हाइट जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये होगा। In the above situations, the energy gets stored due to the work done on the objects. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. यहाँ पे बताया कि जितनी भी हमने आपको ऊपर सिचुएशंस बताई हैं वहां पे जो एनर्जी है उसको स्टोर कर दिया गया है, क्योंकि हमने उस पर कुछ वर्क किया है, ठीक है, कुछ वर्क डन किया है एक ऑब्जेक्ट पे, तो हमने उसकी जो एनर्जी है वो स्टोर कर दी है। The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. जो एनर्जी हमने ट्रांसफर की है हम उसको स्टोर्ड एनर्जी या फिर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी तब बोलेंगे अगर वो अपनी वेलोसिटी और स्पीड को चेंज ना करे, है ना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि
स्टोर्ड एनर्जी है। स्टोर्ड का मतलब क्या है कि उसने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं की है, ठीक है। सो जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस वेलोसिटी और स्पीड के हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं देगा, तब तक हम कहेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्रिक को रूफ की टिप पे रख दिया, ठीक है, आपके बिल्डिंग की जो रूफ है उसके टिप पे रख दिया। अब हमें पता है कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसमें एक ऐसी एनर्जी है विच कैन डू सम काइंड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दैट ब्रिक, ठीक है। तो वो टाइम जब तक एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो वेलोसिटी और स्पीड को चेंज करने में नहीं दिखाई है, तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जैसे ही वो जो ब्रिक है वो रूफ के नीचे जाने लगेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। सो अगर चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन स्पीड हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और अगर जो एनर्जी है वो स्टोर्ड है, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क होता है। चलिए, देन इसके बाद यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में तब होती है जब या तो उसकी पोजीशन या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर कुछ काम किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रिक वाले केस की बात करता हूं, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वहां पे पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि जो हाइट है, हाइट की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी मिली। लेकिन अगर मैं रबर बैंड की बात करता हूं, या फिर अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूं, या अगर मैं स्लिंकी की बात करता हूं, तो वहां पे पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन से फर्क पड़ेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। हाँ जी, क्लियर है ये? सो अब आप लोग एक काम करोगे, आपको मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ोगे, ठीक है, एंड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सो चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी है हमारे पास 11.12। हाँ जी, सो टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक अ बो एज शोन इन फिगर 11.6। ये 11.6 आप लोगों को फिगर दी है। हमें यहाँ पे एक एरो एंड स्ट्रेच्ड बो बनाना है। Then place an arrow made of a light stick on it with one end supported by the stretched string. ठीक है, फिर हमें एक एरो बनाना है लाइट स्टिक से, और हमें उसकी जो स्ट्रिंग है उससे इसको सपोर्ट कर देना है। Now stretch the string and release the arrow. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow and the potential energy stored in the bow due to change of its shape is thus used in the form of kinetic energy or in throwing off in throwing off an arrow. So यहाँ पे हमने क्या किया, एक बो बनाया, एक एरो बनाया, देन एरो को स्ट्रेच किया। सो जब हम बो की शेप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी इसमें डाल दी, ठीक है। चेंज इन शेप करते करते हमने पोटेंशियल एनर्जी इस एरो में डाल दी, ठीक है। और जैसे ही हम इस एरो को रिलीज करेंगे, वैसे ही जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स
मोशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। सो कुछ इस तरीके से होगा। ये था आपका 11.12 एक्टिविटी। अब इसके बाद ये है तो एक थ्योरम, ठीक है, बट ये बहुत ही इजी है और कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी है जो आपने काइनेटिक एनर्जी वाली की है उसके कंपैरिजन में। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, अगर वो हाइट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। An object increases its energy when raised through a height. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट हो उसको अगर हम एक सर्टेन हाइट से इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्राउंड के ऊपर का वो वाला पॉइंट है जहां तक रेज करने में हमें जहां तक रेज करने में हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक वो एनर्जी है जिसमें कि हमें एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, so it is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height. So अगर हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना हो या फिर अगर हमें इसकी थ्योरम करनी हो तो वो काफी इजी है। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये वाला जो डायग्राम है ये बना देंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लेके आए। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्ट है इसके पास एक मास है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के पास एक सर्टेन हाइट भी है एंड साथ ही साथ क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। ठीक है, सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसने एक हाइट रेज की है h से। A force is required to do this. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object, which is mg. The object gains energy equal to the work done on it. Let the work done on the object against gravity be w. That is, work done is equal to force into displacement. ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास है मास m, एक उसके पास हाइट है जिसको कि हम बोलेंगे h, एंड वो अपने वेट से ऊपर की तरफ गया है ना। अगर हमें किसी भी चीज को उठाना है तो हमें रिएक्शन में कम से कम उतना वेट तो उसको देना ही देना पड़ेगा। तो वो वेट है हमारे पास mg, है ना। वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो वेट का फॉर्मूला इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने यहाँ पे mg लिख लिया। ओके, सो फोर्स, फोर्स में क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा mg। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, F इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, F इज इक्वल टू m इंटू g। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, h, क्योंकि वो पहले इस पोजीशन पे था फिर हम उसको इस पोजीशन पे लेके आए। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई h। सो फॉर्मूला क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। Since work done on the object is equal to mgh, and energy equal to mgh units is gained by the object. This is the potential energy, which is EP, and EP is equal to mgh. Potential energy का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, सो ये आपकी यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है। ओके, इस थ्योरम में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस थ्योरम में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे,
यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहां पे फिनिश कर दोगे बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, इतनी सी थ्योरम है, ये आपने कर लेनी है। चलिए अब मैं अगला पार्ट भी आप लोगों को करा देता हूँ। पहले एक बार आप पढ़ लो ये, ठीक है, एक बार पढ़ लो ये वाली थ्योरम, एंड कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ऊपर वाला पार्ट भी हमारा हो गया है, आप लोगों ने पढ़ा है। चलो एक्टिविटी रहने दो, एक्टिविटी को क्या पढ़ोगे, ये पढ़ लो, ठीक है, थ्योरम पढ़ लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स में इसको पढ़ लो, देन हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ओके सो चलिए अभी हमने एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी तो पढ़ा था, ठीक है, कि हम जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट काम करने, सो उसी के कंटिन्यू में आगे एक बार देख लेते हैं। The potential energy of an object at a height depends on the ground level or the zero level we choose. An object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to another level. Now this point is very very important. इस पॉइंट में आप लोगों को बताया गया है कि हमने क्या करना है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो ग्राउंड है उसको हम डिसाइड करेंगे कि वो ग्राउंड कौन सा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 3 फ्लोर्स हैं मान लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के जो जिन फ्लैट्स में आप लोग रह रहे हो वहां पे 3 फ्लोर्स हैं, ओके। सो हमारे वर्क डन के लिए जो ग्राउंड होगा वो हमने चूज करना है। ग्राउंड का मतलब क्या है, वो सरफेस जहां से हमने जो हाइट है उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो हम डिसाइड करेंगे कि हम उस जो ग्राउंड है उसको क्या चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करके देखो दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, एंड उस मूवी में क्या हो रहा है कि जो उसमें हीरो है, जो एक्टर है, वो क्या कर रहा है कि एक छत से दूसरी सरफेस पे छलांग मार रहा है, ठीक है, जंप कर रहा है वो, ओके। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है लेट्स से 10 फीट, ठीक है, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है 10 फीट। सो जो वो एक्टर है अगर वो 10 फीट की हाइट से जंप मार के ग्राउंड पे पहुंचता है, ठीक है, ग्राउंड यानी कि उस वो जो बिल्डिंग है उसका जो बेस है अगर वो वहां पे पहुंचता है, ठीक है, तो जो हमारी हाइट होगी mgh में, ठीक है, जो mgh में हमारी हाइट होगी इट विल बी 10 फीट। लेकिन ये सोच के देखो कि अगर उस सीन में जो एक्टर है वो नीचे जंप नहीं मारता है, वो अपने साथ वाली जो बिल्डिंग है जो कि 10 फीट की है, ठीक है, जिस बिल्डिंग में वो अभी खड़ा है वो भी 10 फीट की है, और जिस बिल्डिंग में वो अभी जंप करेगा वो भी 10 फीट की है, ठीक है। सो उस केस में हाइट कितनी हो जाएगी, 0, 10 माइनस 10 0, ठीक है। सो हमें चूज करना है कि हमें अपना ग्राउंड कौन सा लेना है। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा बिल्डिंग का बेस होता है, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो तीसरी बिल्डिंग में उसने जंप मारनी है उसमें जो हाइट है उस बिल्डिंग की इट इज जस्ट 5 फीट, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी हाइट विल बी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 फीट, ठीक है, समझ में आया। जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है
तो उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट गेन की है, वो हमें चेक करना है कि उसका ग्राउंड लेवल हमने कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर हम कोई केस कर रहे हैं टावर वाला, ठीक है, उसमें जो टावर का बेस है वो है मान लीजिए 100 मीटर्स, ठीक है। सो और वहां पे हमको ये भी कहा गया कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो टावर है, टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया या फिर एक स्टोन को ड्रॉप किया गया एक दूसरी बिल्डिंग में, ठीक है, जिसकी हाइट है 70 मीटर्स। ओके, सो अगर हमसे पूछेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू द बेस ऑफ द टावर, तो हम लोग एच क्या लेंगे, 100, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने हमारे से पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू द एडजेसेंट बिल्डिंग, तो हम लोग एच क्या लेंगे, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, सो हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारा ग्राउंड क्या लेना है। ओके, चलिए अब इस चीज को मैं और भी ज्यादा आपको क्लियर कर देता हूं आगे, जो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें। It is useful to note that work done by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not the path along with which the object is moved. ये बात हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकल हाइट्स के डिफरेंस से निकाला जाता है, ठीक है। वर्टिकल हाइट्स में भी, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी, वो डिसाइड करती है कि वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। हमने कितना पाथ कवर किया उससे वर्क डन पता नहीं चलता है, उससे पोटेंशियल एनर्जी का पता नहीं चलता है, पोटेंशियल एनर्जी से सिर्फ हाइट का पता चलता है, ठीक है। So figure 11.8 shows a case where the block is raised from the position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equal to h. In both the situation, the work done on the object is mgh. दोनों के केस में फॉर्मूला तो हम mgh ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों ही अपना जो पाथ है उसको डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो वर्टिकली, सीधा वर्टिकली गया और h को गेन कर लिया। लेकिन अगर मैं पाथ 2 की बात करता हूं तो ये थोड़ी सी ऊपर हाइट पे गया, फिर ये गया राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये इधर आया एंड देन इसके बाद ऊपर चला गया। सो मैं यहाँ पे आपसे एक क्विक रिवीजन करा लेता हूं आप लोगों से। यहाँ वाला पॉइंट मान लेते हैं C है, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं E है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि F। चलिए ठीक है जी। ओके, सो अब कौन है यहाँ पे, अनुषा। अनुषा, आप मुझे बताओगे कि A से लेके C तक mgh की वैल्यू क्या होगी? इफ m is m, g is g and h is h। ओके, सो क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की ए से लेके सी तक? मतलब मैं बताऊं क्या, मुझे समझ नहीं आया। मतलब हाइट में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? हाइट में, हाँ। हाँ होगा, ठीक है। हाँ जी, सो रिया, अगर हम सी से डी में जाएंगे, क्या हाइट में कोई डिफरेंस है? यस सर। कितना डिफरेंस है सी से डी में हाइट का? एनी आइडिया? नो। हाइट में डिफरेंस है? यस। हाँ जी अनुषा, व्हाट डू यू थिंक?
हाइट में डिफरेंस है, आप किसके डिफरेंस की मतलब किन बिटवीन दो सी चीजों एंड के डी। डिफरेंस की बात, मतलब कंपेयर किससे करना है? अरे सी एंड डी। कंपेयर सी एंड डी, अच्छा हाइट। सी एंड डी के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस है? नहीं, नहीं। Andrea, Anusha is saying no. You are saying yes. जस्टिफाई करो अनुषा, हाइट में जो डिफरेंस है वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसे राइट तो, साइड जा रहा है, तो फिर वो हाइट में डिफरेंस कैसे होएगा? हाइट तो सेम ही रहेगी। क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल पाथ में हाँ, है ना? रिया, अब आप एक्सप्लेन करो कि हाइट क्यों है, हाइट में जो डिफरेंस है वो क्यों है बिटवीन सी एंड डी? सर मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सिंपल सी भाषा में मैंने आपसे ये पूछा कि सी एंड डी के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस है या नहीं? ओके सर, जैसे कि डी और ई है उसमें फिर हाइट का डिफरेंस हो जाएगा, है ना? मैं सी और डी पूछ रहा हूँ रिया, आप मुझे सी एंड डी का आंसर दो। सर आ गया मुझे समझ, सी और डी में नहीं है डिफरेंस क्योंकि वो मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यस, देखो हाइट का मतलब होता है ये, ओके? हाइट का मतलब ये नहीं होता है, दिस इज पाथ ट्रेवल्ड, ओके? हॉरिजॉन्टली हम पाथ को ट्रेवल करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाइट को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है? सो ए से सी में, ए से सी की तरफ जाएंगे तब हमारे पास हाइट में डिफरेंस होगा, ठीक है? लेकिन जब हम सी से डी में जा रहे हैं तो हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं, ओके? या चलिए देन इसके बाद डी से लेके ई तक हम जाएंगे। सो अनुषा, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हाइट? यस। ओके फाइन। हाँ जी रिया, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हाइट? यस सर। ओके, और अगर हम ई से एफ में जा रहे हैं तो नो। हाइट में डिफरेंस नो, है? नो। नो। ठीक है जी। फिर हम एफ से डी की तरफ एफ से बी की तरफ जा रहे हैं, सो रिया? सर यस देयर इज डिफरेंस। यस। हाँ जी अनुषा? यस। यस, ठीक है। सो यानी कि यहां से जब हम जाएंगे सी टू डी, सो हमारे एच का की जो वैल्यू है इट विल बी 0, ठीक है? बिकॉज 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ओके? लेकिन जब हम ए टू सी जाएंगे तो mgh में h की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है? फिर हम लोग जाएंगे D टू E, अगेन यहां पे mgh में h की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है? सो mgh की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर हम जाते हैं F टू E या फिर E टू F, तो क्योंकि यहां पे हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? सो इट विल बी 0, ओके? सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 है। फिर इसके बाद अगर हम F से B की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी और यहाँ पे mgh की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है जी? समझ में आया आप लोगों को? चलिए दैट्स गुड। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों को करने हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is at a height of 6 meters above the ground given g is equal to 9.8 meter per second square, ठीक है? आप लोगों को मास दिया है, आप लोगों को हाइट दी है और आपको
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है गिवन में आप लोग मास लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे एज वी नो दैट, यही जहां पे लिखा हुआ ना फ्रॉम इक्वेशन 11.6, इसकी जगह आप लोगों ने लिखना है एज वी नो दैट, ठीक है। सो एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू डाल दोगे, g की वैल्यू डाल दोगे, h की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ जाएगा 588 जूल्स। ओके, ये है एग्जाम्पल 11.5। अब इसके नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आप लोग इकट्ठे कर लेना। या सो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, अब यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही दे दिया। ओके, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन g इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सो आप गिवन में लिखोगे m की वैल्यू, देन आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, देन उसके बाद लिखोगे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। वो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, बट आप लोगों ने लिखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो वो लिख लेना है आपने। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे EP इज इक्वल टू mgh। हमें फाइंड आउट क्या करना है, h। तो m जो है वो EP के नीचे आ जाएगा और g भी EP के नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास EP है, EP के नीचे हमारे पास 120 आ गया, ठीक है। कहां से आया ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मीटर हमारा आंसर आ गया। ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग अभी करोगे, ओके, एंड मैं फिर आप लोगों का ये चेक भी करूंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कीजिए 11.5 एंड 11.6 एग्जाम्पल।